हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंशन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आने वाला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंस के मेनली दो लेक्चर रहेंगे, तो इनके बेस पे जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत इजी चैप्टर है ये वाला, ठीक है। आराम से इसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो दो लेक्चर रहेंगे। इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है 5 वीडियोस में। तो जिन्होंने वो नहीं देखा वो भी देख लें। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास जो है आपको एंगल जो है ना, इसके हाइट एंड डिस्टेंसेस के कुछ बेसिक से कंसेप्ट है उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे आप हो, ठीक है। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे आप हो, ठीक है। ये आप हो, ये आपकी आंखें हैं। आंखों से अगर आप टॉप की तरफ देखते हो बिल्डिंग के टॉप पे, तो जो यहाँ से एंगल बनेगा उस यहाँ से एक एंगल बनेगा, ठीक है। और उसी तरह से ये एक लाइन आएगी और यहाँ पे भी एक लाइन आएगी। जहां पे आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस तरफ देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आप कौन हो, ऑब्जर्वर। आप कौन हो, ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर हो, ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे ये जो लाइन है इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। आपकी आंख से ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन होगी इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। उसके बाद जो आपकी आंखों के बिल्कुल सीधी लाइन होगी इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है जी। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम इंक्लिनेशन एंगल से भी याद रखेंगे कि इसको इंक्लिनेशन एंगल भी बोलेंगे, इंक्लिनेशन एंगल भी बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन एंगल। ओके, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि मतलब एलिवेशन आए इंक्लिनेशन आए आप परेशान हो जाओ, तो इसलिए परेशान नहीं होना। इंक्लिनेशन एंगल भी सेम होगा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक और ट्रायंगल है। लेट अस से दैट दिस इज आवर ट्रायंगल। या फिर मतलब यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ से आप नीचे ऑब्जेक्ट की तरफ देखोगे। यहाँ से आपको आपकी आंखों से जो रे आएगी उसको ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे, और ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उसको आपके पाँव के साथ जोड़ेंगे, फुट के साथ जोड़ेंगे। तो ऐसे ट्रायंगल एक फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, आपके पास ये आ जाएगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। आपकी आंखों से जो सीधी लाइन होगी वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला नहीं होगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। डिप्रेशन एंगल होगा जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, उसको हम डिप्रेशन एंगल बनेंगे। जो ऊपर एंगल बनेगा इसको डिप्रेशन एंगल बोलेंगे। बट जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के जो बीच में एंगल बन रहा है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे इसको हम, ठीक है। और इसको और किस नाम से याद रखेंगे हम, डिक्लिनेशन एंगल। क्या से, डिक्लिनेशन एंगल से भी याद रखेंगे, डिक्लिनेशन एंगल से भी याद रखेंगे, ठीक है जी। इतनी बात आपको सबको समझ आ गई कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक की जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो आपकी आंखों से सीधी बनेगी आगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइड, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसके बाद लाइकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ऊपर से नीचे देखते वक्त जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब नीचे की तरफ देखोगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर की तरफ देखोगे तो क्या बनेगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात आपको सबको समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपने और ध्यान में रखना है, थोड़ा सा और क्या ध्यान में रखना है। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको ध्यान में ये रखना है, दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट खड़ी होती है, टावर जो होगा वो भी हमेशा स्ट्रेट, कभी टेढ़ा नहीं देखा है, जो ट्री होगा वो भी स्ट्रेट ही होगा, तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है ये पूरा, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से देखना है आपने, ये 90 है, ये 30 हो सकता है और ये 60 हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है, आपका ऐसे भी हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये ऑटोमेटिकली 90 होगा। इतनी बात समझ आई आपको। उसके बाद तीन ही केसेस पॉसिबल है इसमें, ठीक है।
एक ये हो सकता है ऐसा, मतलब जब ये 45 हो, ये 45 हो और ये आपका कितना होगा 90 होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व होंगे विदाउट यूजिंग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उनको यूज करे बिना जो है हम जो है, अगर ये रेशियोज हमें याद है तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को इजीली बना पाएंगे। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ रेशियो आएगी कैसे। ठीक है, आएगी कैसे, ये जो रेशियो होगी ये 1 होगी, ये आपकी √3 होगी और ये जो होगी ये 2 होगी। अब ये आएगी कैसे ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना टैन थीटा, लेकिन ये आपने याद रख लेनी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे याद रखनी है। टैन थीटा इक्वल टू आपके पास फॉर एग्जांपल 30 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो टैन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1/√3 होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है, ये आपको वैल्यू आई होप सो की याद होगी। जब ये वैल्यू याद है तो ये होता है, आपको पता है टैन थीटा, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो बेस कितनी आ गई, √3 एंगल के साथ है ना, ये बेस आ गई और ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1। इतनी बात समझ आ गई। आई यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये हाइपोटेन्यूज आपका 2 आ जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया कैसे निकालना है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, एग्जाम में रिजल्ट पूछेंगे आपसे। ठीक है, देखो ध्यान से, मेन कहने का ये मतलब है, ये वाली हमेशा अगर ये इस तरह से एंगल दिए तो ये कैसे याद रखें कि भाई ये √3 होगी, ये कभी ये 1 भी होगी, कभी ये √3 भी होगी, कभी ये √3 होगी, कभी ये √3 होगी, कभी ये 1 होगी, कभी ये 1 होगी। अब वो कैसे ध्यान में रखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल, सॉरी एंगल अपोजिट टू ग्रेटर, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर। बड़े एंगल के सामने जो साइड होगी वो बड़ी होगी। देखना ध्यान से, 1.732 इसका होता है, 1.732 रूट के अंदर जो ये वैल्यू है ये ऐसे निकाल होती है इसकी, ये याद रखनी है आपने। निकालते कैसे वो भी निकाल लेते हैं आराम से, बट अभी आपको निकालना नहीं है, अभी फिलहाल आपको ये याद रखनी है। √3 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, √3 की ये वैल्यू याद रखनी है आपने। आपको पता है ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने साइड बड़ी आई, ये एंगल सबसे बड़ा है, ये इसके सामने साइड सबसे बड़ी आई। 2 बड़ा होता है ना इससे, √3 से 2 बड़ा होता है। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, जो एंगल छोटा होगा उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। ठीक है, तो ये 30 डिग्री सबसे छोटा एंगल है, तो इसके सामने जो साइड आई वो भी सबसे छोटी है। बात आ रही है ना समझ में, तो इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। अब मुझे बोलो ये 30 है अगर, तो यहाँ पे कौन आएगा, बोलो कौन आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे आएगा, क्योंकि ये एंगल है, रेशियो यही आएगी 1, 2 और √3, लेकिन यहाँ पे कभी चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा यही रहेगा 2, ये हमेशा 2 रहेगा, इन दोनों में गेम बनेगी। ठीक है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, इसके सामने वाली साइड जो होगी इससे छोटी होगी। ठीक है, 2 से छोटी होगी, तो 2 से छोटी एंगल 30 डिग्री है, 30 के सामने या तो √3 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो √3 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। होगा क्या, 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके सामने इससे बड़ी साइड √2 होगी। बोलो इतनी बात समझ आ गई आपको, नहीं आई, √3 होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये एंगल 60 था, इन दोनों में ध्यान रखो, इसको भूल जाओ क्योंकि ये हमेशा आपका 2 ही होगा। ठीक है, इस वाले केस में ये हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो 30 के सामने आएगा, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है, 30 है, तो 30 के सामने छोटी साइड कौन होगी, 1। अब 60 के सामने इन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, √3, तो √3 आ गया। कैसे बड़ा है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये आई होप सो कि आपको समझ आया होगा ये रेशियो। ठीक है, जब भी आपको क्या होगा, आपको ये एंगल पता होंगे तो रेशियो हमेशा यही आएगी। चेंज कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 45 के केस में आपको पता है जब एक ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल होंगे, वो 2 साइड भी इक्वल होंगी उसकी। अब मुझे पता है ये हाइपोटेन्यूज तो बाकी वाली साइड्स के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये और ये इक्वल हो जाएंगी, तो इस केस में आपका ये क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे ये √2 आएगा। क्या आएगा, ये √2 आएगा। ठीक है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो ये क्या आएगा, ये √2 आएगा आपका। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है सबको, ये चीज ध्यान में रखनी है। 45 वाली रेशियोज याद रखनी है, 1 1 और √2 और 60 30 वाली रेशियोज याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ और भी रिजल्ट्स है तो वो मैं आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल जो मैंने रिजल्ट्स कराए इनके बेस पे क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ द पोल इज 1/√3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा बेसिक से करा रहा हूं। देखो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है मेरे पास। बोला है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा, जैसे ये पोल है ना, पोल से यहाँ से सन की जो किरण होगी यहाँ पे पड़ेगी और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बनाएगी, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, या सन्स अल्टीट्यूड बोलेंगे, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान में
रखना बात को, समझ आ गई। अब देखो ध्यान से क्या बोला, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द शैडो ऑफ द पोल इज, ये शैडो होगी, पोल ये है, शैडो ये होगी। बोले शैडो जो है 1/3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल, जितना बड़ा पोल है उसके 1/3 टाइम्स होगी। मतलब पोल क्या है, ए बी है ना, पोल की लेंथ क्या है, ए बी, पोल की लेंथ क्या है, ए बी, पोल की लेंथ क्या है, ए बी। तो हमें बोल रहे जो शेडो है ना, इसकी जो शेडो है ये BC, ये किसके बराबर है, पोल के 1/3 टाइम्स, पोल के 1/3 टाइम्स मतलब 1/√3 ऑफ पोल की लेंथ, दैट इज AB। इतनी बात समझ आई नहीं आई। देखो बोले जो शेडो है वो किसके बराबर है, 1/√3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल, 1/√3 ऑफ AB। इतनी बात समझ आ गई। AB को इधर लाओ तो BC अपॉन AB आपके पास क्या आ गया, BC अपॉन AB इक्वल टू 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। मतलब BC की वैल्यू क्या आई, 1 यूनिट, और AB की वैल्यू क्या आई, √3 यूनिट। AB की वैल्यू क्या आई, √3 यूनिट। ठीक है, आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा एक केस कि जब 1 होगा √3 होगा, ऐसे केस में या तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहे या तो 30 होगा या तो 60 होगा। तो मैंने कहा आपके पास ये √3 है ना, ये √3 ये बड़ी साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल तो यही होगा ना, इसके सामने वाला ये होगा। मतलब इन दोनों में से साइड कौन सी बड़ी है, √3 बड़ी है। तो √3 एंगल कौन कौन से होंगे, या तो 30 होगा या तो 60 होगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, या तो 30 होगा या तो 60 होगा। तो आपके पास √3 के सामने बड़ा एंगल होगा, तो बड़ा एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा, 60 डिग्री। कितना इजीली हमने क्वेश्चन को बना लिया। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई, बोलना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखो ऐसा ही है, बोल रहे इफ सम टाइम द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर इज √3 टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये आपके पास है एक ट्रायंगल। ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये आपकी क्या है, ये हाइट है और ये आपकी क्या है, शेडो है। ये हाइट है और ये क्या है, शेडो है। बोले देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन पूछ रहे क्या होगा एट दैट टाइम। अगर जो शेडो है वो √3 टाइम्स है हाइट के, अगर हाइट में 1 ले लूं तो इसके √3 टाइम्स मतलब √3 ही होगा, √3 × 1 √3 होगा। ठीक है, अगर मैंने इसकी हाइट 1 ले ली तो इसकी जो शेडो है इसके √3 टाइम्स है, √3 × 1 √3 हो गया। मतलब अगर ये हाइट आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, शेडो आ गई। आपको बोल रहे हैं कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो अब मैंने बोला ये एंगल हमारे पास छोटा है तो इसके सामने एंगल जो होगा वो छोटा आएगा। तो छोटा एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। बोलो चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कचहरी करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, हम इजिली क्वेश्चंस को बना रहे हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से, जहां से चीजें नहीं समझ आएंगी तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं हर एक डाउट का रिप्लाई करने की कोशिश करता भी हूं। ठीक है, पूरे एट सम टाइम ऑफ द डे, दिन का कुछ वक्त था। ठीक है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू द हाइट। देखोगे आप, कभी देखोगे आपकी परछाई, फॉर एग्जांपल आपकी परछाई कभी आपसे बड़ी होती है, कभी आपसे छोटी होती है, और कभी आपके जो हाइट होगी उसके बराबर भी होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वैसे ही बोल रहे हैं कि शेडो ऑफ टावर, ये टावर है, ये इसकी शेडो होगी। मैंने कहा इसको जोड़ लेंगे। बोल रहे हैं कि सन्स अल्टीट्यूड, सन अल्टीट्यूड का मतलब है, सन्स अल्टीट्यूड का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या होगा, देखो ध्यान से, वो निकालने के लिए हमारे पास क्या है, बोला है टावर की हाइट जो है इक्वल है शेडो के, जो टावर की हाइट है वो बराबर है इसके। तो मैंने कहा था ये दोनों बराबर कब होती है, कौन से एंगल्स पे होती है, 45 पे होती है। तो देखे बिना सोचे बिना आपने क्या करना, 45 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन निकाल लेना है, या फिर सन्स अल्टीट्यूड निकाल लेना है। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई। मैंने क्या बोला, जब हाइट ऑफ टावर आपको इक्वल दी है शेडो ऑफ टावर के, ठीक है, तो वो तभी इक्वल होती है जब ये एंगल 45 होगा, ये 45, क्योंकि एक ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होंगी ना, उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल इक्वल करने के लिए ये 90 होता है, जाहिर सी बात है 90 होता है, बाकी दो को मिला के 180 होना चाहिए। तो अगर एक 90 हो गया तो बाकी 45 होंगे ना, अगर इक्वल होंगे तभी जाके वो कितने आएंगे, 180 आएंगे। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? देखो कितना इजिली हम क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए पर्सन इज फ्लाइंग ए काइट एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से कितनी हाइट पे उड़ा रहा है काइट को, 30 मीटर की हाइट पे उड़ा रहा है काइट को। ठीक है, बोल रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द पर्सन इज, जो बंदा है यहां से उड़ा रहा है काइट, ये काइट की हाइट है ना, बंदे तक जो एंगल ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, धागे की लेंथ दी हुई है हमें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द पर्सन इज 60 डिग्री। जो बंदा है उससे काइट तक का, बंदा ऐसे थोड़ी उड़ाएगा, सीधा थोड़ी उड़ाएगा काइट, काइट हमेशा टेढ़ा ही होता है ना भाई।
ठीक है। यहां से लेकर ये जो धागे की लेंथ है ये कितनी दी है 60 मीटर। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, आई ना। उसके बाद देखो आपको क्या बोल रहे हैं, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। स्लैक हो गया मतलब ये ऐसे नहीं है, टेढ़ा सा नहीं है, कभी धागा टेढ़ा हो जाता है। वो बोल रहे स्ट्रेट मानो। स्ट्रेट मानो मतलब वो ये बताना चाह रहा है ये एक सीधा होगा, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट टू द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा काइट का वो क्या होगा, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। देखो अब देखो ध्यान से, हमें पता है ये वाली चीज कितनी होती है, 2 होती है कि नहीं होती है हाइपोटेन्यूज। क्यों 2 होती है? जब आपका क्या हो, इक्वल ना हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपको ये दिया 30, ये दिया कितना 60, तो ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, काट भी सकते हो, 31 जा 32 जा 60, 2 ही होता है। ये कितना होता है, ये 2 होता है। ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो आपको पता है एक 2 होगा दूसरा 1 होगा, या तो यहाँ पे √2 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, √2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना होना है, √3 होना है। कितना होना है, √3। तो मैंने बोला इसके सामने की जो साइड होगी, इसके सामने का जो एंगल होगा, सॉरी इसके सामने का जो एंगल होगा वो 60 होगा या 30 होगा, बोलो 60 होगा या फिर 30 होगा। तो ये छोटी साइड है ना, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल, छोटा एंगल कौन सा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिए मैं और एनर्जेटिक तरीके से पढ़ा सकूं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपके पास। इसमें आपको बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर। क्या बोला यार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये टावर है, ठीक है, ये बेस ऑफ द टावर है, इससे 15 मीटर दूरी पर कोई पॉइंट है, इससे 15 मीटर कोई दूरी पर कोई पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो जो कितना हाई है टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टावर, 15 मीटर हाई टावर, ये आगे इसकी 15 मीटर हाइट इसकी। ठीक है, कहां से, टावर एट ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। वो जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 15 मीटर दूर है, कहां से, बेस ऑफ द टावर पे। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपने निकालना है। देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर कब होती है मेरे भाई, 45 डिग्री पे होती है कि नहीं होती है, 45 डिग्री पे होती है कि नहीं होती है। तो एंगल आपको निकालने में कोई आपको कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई? जब मैंने आपको तरीका बता दिया तो आप डायरेक्ट देखे बिना ही 45 डिग्री करोगे। जब दोनों बराबर हैं तो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन हमारे पास बोल रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, बोल रहे हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। देखो ध्यान से, ये मैं ऐसा बना लूंगा ट्रायंगल हमारा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहां से ना, यहां से 30 मीटर अवे कोई पॉइंट है। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ आपको एलिवेशन बताना है, सॉरी यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। बोले फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालो कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? देखो वापिस बता रहा हूँ। बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से किसी पॉइंट पे, ग्राउंड से किसी पॉइंट पे, ग्राउंड से ये वाला पॉइंट आ गया, किसी पॉइंट से विच इज 30 मीटर, जो पॉइंट कितनी दूरी पर है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट। यहां से बताओ अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री, बताओ हाइट ऑफ द टावर क्या होगी आपकी। क्या बोल रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी ये आया आपका। ठीक है, ये हाइट ऑफ टावर आई, ये आया 30 मीटर अवे पॉइंट, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया, 30 डिग्री। बोल रहे हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। देखो ध्यान से, मैंने बोला अगर यहाँ पे 30 डिग्री, 45 डिग्री वाला केस होगा नहीं। ठीक है, 45 डिग्री वाला केस होगा नहीं, तो 30 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। 30 डिग्री के सामने साइड होगी कितनी, 1, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो √3 हो सकती है। जहां पे एंगल 30 डिग्री होगा मैंने बोला, तो मैंने कहा ये तो हमेशा 2 होती है, तो ये जो बची 2, इन दोनों में से जो एंगल छोटा है उसके सामने छोटी साइड होगी, तो छोटी साइड कौन सी है, 1, मतलब इसके सामने 1 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, √3 आएगा। तो √3 नहीं, यहाँ पे 30 दिया है, मतलब यहाँ से √3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 30 दी है। बात आई समझ में, √3 होना चाहिए ना यहाँ पे, लेकिन उसने कितना दिया, 30, तो √3 की वैल्यू जब 30 है
तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, मतलब एक की वैल्यू निकालनी है। जब √3 की वैल्यू 30 दी है, एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/√3। 30/√3 ऑप्शन में है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो √3 अगर नीचे हो ना, तो √3 के साथ नीचे भी डिवाइड करते हैं और ऊपर भी, सॉरी, नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको रेशनलाइज कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? √3 जब नीचे आ जाएगा, उसी के साथ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना। जब आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर बता पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा नीचे 3 आने वाला है, ऊपर 30√3 आने वाला है, तो 3 10 30, 10√3 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, √3 इंटू √3 कितना होने वाला है? 3 होने वाला है। तो 3 कितने जा 30, 3 10 जा 30, तो 10 इंटू √3, 10√3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट होगा। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, चीजें दिमाग में पड़ रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? ए लैंप पोस्ट 5√3 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, क्या बोला है? एक लैंप पोस्ट है इस तरह से। ठीक है, ये कितना हाई है? 5√3 मीटर हाई है। 5√3 मीटर हाई है। कास्ट ए शेडो, कितनी शेडो दे रहा है? 5 मीटर की शेडो दे रहा है। कितनी शेडो दे रहा है? 5 मीटर की शेडो दे रहा है। बोले द सन्स एलिवेशन एट दिस पॉइंट। ये जो सन्स एलिवेशन होगा ना, सन की किरण जब पड़ेगी, यहाँ पे एंगल बनेगा, इस नीचे से जब देखेंगे, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। यही एंगल निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता, मैं कुछ ना सोचता समझता, मैं मैं 45 आंसर दे देता, क्योंकि मुझे पता है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना होगा? 45 डिग्री होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई सबको? ठीक है, तो बट मेरे को क्या दिया है? यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो मुझे इसका ये मतलब पता चला कि यहाँ पे एंगल, यहाँ पे 30 होगा या फिर 60 होगा। कितना एंगल होगा? या तो 30 होगा या तो 60 होगा। तो अब देखो ध्यान से, मेरे को पता है ये जो साइड है ये बड़ी है और ये छोटी है। इतनी बात आपको भी समझ आई कि नहीं आई? क्योंकि 5 के साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जाहिर सी बात है वो 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा। तो अगर नहीं समझ आई यार, 5 इंटू √3 की वैल्यू बोल रहे हैं ना, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे 5 से बड़ा आएगा, जाहिर है। कितना आएगा? 5 से बड़ा आएगा। तो ये वाली साइड बड़ी है, तो बड़ी साइड के सामने एंगल बड़ा होता है। मतलब ये वाला एंगल कितना आने वाला है? 60 आने वाला है। ये वाला आने वाला है कितना? 30। ठीक है, और ये वाला हमेशा कितना होता है? 90 हो रहा है। बोल रहे थे सन्स एलिवेशन कितना होगा? तो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री होगा। देखो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। देखो मैं जो बोल रहा हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है? इतनी चीज बताओ मुझे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो एक बार वापस से बता रहा हूं। देखो बोला था कि हाइट इसकी कितनी है? 5√3, और जो शेडो है वो कितनी है? 5। ठीक है, तो बोल रहे थे सन्स एलिवेशन कितना होगा? मैंने कहा या तो 30 हो सकता है या तो 60 हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो अदरवाइज 45 होता अगर इक्वल होते। इक्वल नहीं है, या तो 30 होगा या तो 60 होगा। अब मैंने कहा ये 60 क्यों होगा? क्योंकि ये साइड बड़ी है, तो बड़ी साइड के सामने जो एंगल होता है वो बड़ा होता है, तो 60 डिग्री आपका आंसर होगा। 30 और 60 में बड़ा कौन है? 60 है ना, तो इसलिए 60 आपका आंसर है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ शेडो आर ऑफ ए मैन आर सेम देन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज क्या हो? देखो आपको इसको फिगर बनाने की भी जरूरत है इस क्वेश्चन में। बोल रहे बंदे की हाइट और उसकी शेडो जो है सेम है, बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? 45 होगा कि नहीं होगा? सोच क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो? डायरेक्ट आंसर करो 45 आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन। इसमें बोल रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर। लैडर हो गया सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी हम इस तरह से दीवार के साथ रखते हैं टेढ़ी। ठीक है, बोल रहे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है लैडर का इंक्लाइन टुवर्ड ए वॉल इज 60 डिग्री। वॉल की तरफ जो इंक्लाइन किया गया उसका कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। एंड द बेस ऑफ द लैडर इज 3.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो लैडर का बेस है वो वॉल से कितना दूरी पर है? 3.5 मीटर की दूरी पर है। बोलो इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, बोरे फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। बोरे लेंथ ऑफ द लैडर निकालो, ये सीढ़ी की लेंथ निकालो। यहाँ पे हाइट ऑफ द वॉल भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ द लैडर, बताओ क्या होगा? लेंथ ऑफ द लैडर क्या होगा? मैंने कहा अगर ये 60 है तो जाहिर सी बात है, ये तो मेरे को पता है हमेशा 2 ही होता है, 2 यूनिट होता है। लेकिन अगर आंसर में 2 हो ना, तो वो नहीं टिक कर देना, क्योंकि ये 2 यूनिट होता है। अब यहाँ पे वैल्यू दी है, उसके साथ हमने एक की वैल्यू निकाल के 2 की निकालनी है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे मेरे को पता है 2 होता है, एंगल 60 डिग्री है, या तो यहाँ पे 1 होगा या तो यहाँ पे √3 होगा। तो आप बोलोगे √3 होगा क्योंकि √3 बड़ा होता है, तो 60 के सामने √3 आया। 60 के सामने √3 आया तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। मतलब यहाँ पे 1 नहीं है, 1 की वैल्यू 3.5 दी है। 1 की वैल्यू कितनी दी है? 3.5 दी है। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू अगर 3.5 दी है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि हमें तो लेंथ ऑफ द लैडर निकालना है, तो लेंथ ऑफ द लैडर कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। तो जबकि एक की वैल्यू 3.5 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 7।
2 की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। बोलो आंसर में है नहीं है, ऑप्शन सी बी इसका करेक्ट है कि नहीं है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10th, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बोला है, एट ए पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। बुरे एट ए पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है, एट ए फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल पोल, कोई वर्टिकल पोल है उसके फुट से ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। बोलो इतनी बात समझ आई, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना है 30 डिग्री है। बोरे बताओ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। भाई अब क्या करना है, ऐसे कितने क्वेश्चंस करा दिए मैंने पीछे, हाइट ऑफ द पोल बतानी है कितनी है आपकी, ओके। तो बता सकते हैं, मेरे को पता है 30 के सामने 1 होगा, 30 के सामने 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा √3 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर यहाँ पे √3 होगा तो मेरे को पता है √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, तो √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हाइट ऑफ पोल कितना बताएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 की वैल्यू निकालनी, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 60/√3। मैंने बोला था यहाँ पे √3 की जगह 3 लिखो, ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा √3। कई बच्चों को नहीं समझ आती तो इसलिए मैंने बताया √3 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर भी कर लो, √3 इंटू √3 3 होगा, 3 20 60 होगा, 20 √3 आपका आंसर होगा। ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद देखो हमारे पास 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहे वैसे ही क्वेश्चन है जो पीछे कराया है। ए काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, द लेंथ ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड टू द काइट इज 420 मीटर, ठीक है। जो काइट की लेंथ है ना, इस इधर से काइट की लेंथ जो है वो कितनी है 420 मीटर है, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द ग्राउंड, थ्रेड का जो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। सपोज दैट देयर इज नो लूजनेस, लूजनेस मतलब ऐसे घुलाई नहीं है, टेढ़ा नहीं है धागा, बिल्कुल सीधा है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट इन मीटर्स, काइट की हाइट निकालनी है हमने। देखो कितना क्वेश्चन इजी हो गया, कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन आप क्या करोगे ऐसे चुटकियों में सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने कहा ये अगर 30 है, मुझे ये निकालनी है, तो इसके सामने ये 1 होगा, इतनी बात आपको सबको समझ आ गई, ये 1 होगा, तो ये 1 की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा ये वैल्यू दी है, ये होती क्या है, ये हमेशा तो 2 होती है, 30 जब डिग्री एंगल हो, ये कितनी होती है 2, मतलब 2 की वैल्यू 210, 2 की वैल्यू कितनी दी है 420, तो 1 की वैल्यू 210, तो 210 आपका आंसर, क्योंकि मुझे तो 1 की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 की वैल्यू कितनी आ गई 420, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 2 4, 2 1 2, 2 0, 1 की वैल्यू 210, तो 1 की तो वैल्यू निकालनी है, तो 210 मीटर आपका आंसर हो गया। ना हम गए साइन के पास, ना हम गए कॉस के पास, ना टैन के पास, ना बाकी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास, हमने डायरेक्ट अपने आंसर्स अभी तक के निकाल लिए और आगे भी ऐसे ही निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इन इज 36 मीटर। शेडो की लेंथ दी है, किसी पोल के शेडो की लेंथ दी है 36 मीटर। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज थीटा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है वो कितना है थीटा। यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, यहाँ से सूरज की किरण पड़ेगी, यहाँ से जो एंगल नीचे से ऊपर देखेंगे, ये वाला जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बोलते हैं, पहले भी बताया, ठीक है। तो ये कितना है थीटा। बोले सच दैट सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है 13/12 दी है। यहाँ पे एंगल नहीं दिया, एंगल दिया होता तो हम आराम से निकाल लेते जैसे पीछे क्वेश्चंस किए, लेकिन मुझे ये पता है कि जो 13 है ये बेस हाइपोटेन्यूज है और ये जो है ये बेस है, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। इतना देखो, ये आइडेंटिटी बेसिक है, ये तो याद होनी चाहिए आपको, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मेरे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखो ध्यान से, और क्या बोला है और क्या बोला है हमें, देखो हमारे पास अगर ये 13 है, ये हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस 12 है, फिलहाल इसको रुक जाओ अभी साइड पे रखो, ये 13 है, ये 12 है, ये कितना होगा 5 होगा। क्यों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको याद होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक 13 हो, एक 12 हो, जो बचती है वो 5 होती है। ट्रिपलेट्स मैंने आपको बोला था याद करने के लिए वहां से, ठीक है। ये 5 होगी, तो मतलब आपको 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, 5 यूनिट की। तो आपको बेस 12 नहीं है ना, एक्चुअली ये वैल्यू नहीं होती ना 12, मैंने आपको पहले भी बोला है बेस 12 नहीं होती है, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई मल्टीपल होता है, 12 का मल्टीपल होता है। तो मैंने बेस आ गई 12 यूनिट, बट उसने बोला बेस जो है 36 है, 12 नहीं है 36 है।
तो 12 नहीं है 36 है, तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 1 12 3 36। तो एक की वैल्यू 3 आ गई। हमें बोल रहे कि भाई बताओ व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट कितनी यूनिट होगी, पोल की हाइट 5 यूनिट होगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 3। बोलो 5 इंटू 3 15 मीटर आंसर में है कि नहीं है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पेड़ था जो तूफान आने की वजह से टूट गया एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप टचेस द ग्राउंड। क्या बोला उसने, एक पेड़ था ऐसे, ये यहां से टूट गया, ऊपर से ऐसे टूट गया, जो टॉप था वो ग्राउंड पे आके लगा, टॉप था जो वो ग्राउंड पे आके लगा, ठीक है, टॉप था जो वो ग्राउंड पे आके लगा, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ग्राउंड पे जो लगा ना वो एंगल कितना बना रहा है उसके साथ 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब फुट ऑफ द ट्री से जहां पे टॉप ग्राउंड पे टच कर रहा है ये कितना है 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बोरे ट्री की हाइट निकालो। देखना एक बात ध्यान से समझना, ट्री की हाइट क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक होगी टोटल, ठीक। अब यहां से यहां तक होगी टोटल। मैंने कहा क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि यही ब्रोकन पार्ट जो है नीचे गिर के लगा है, तो ये चीज और ये चीज मैंने कहा सेम होगी, ठीक है। तो मैंने कहा जब अगर ये 30 है, ये 30 है, 30 के सामने क्या होगा 1 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। 30 के सामने अगर 1 होगा, तो 30 के सामने अगर 1 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा, √3 बचेगा, और ये क्या होगा 2 होगा। ये क्या होगा ये क्या होगा 2 होगा, ठीक है। मैंने कहा जो अगर टोटल हाइट मैंने निकालनी है, जब ये वाला पार्ट 2 है तो ये भी कितना होगा 2 होगा। तो 1 और 2 कितना हो गया 3। मतलब मुझे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है 3 यूनिट की। लेकिन उसके लिए मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। मेरे पास √3 यूनिट की वैल्यू 8 दी है ना उसने बोला है ना ये वाला जो डिस्टेंस है ये 8 है। अगर ये डिस्टेंस 8 है, लेकिन मुझे पता है एंगल के अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस √3 होता है। √3 की वैल्यू कितनी है 8। √3 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू हमेशा डिवाइड कर ला करो ना, हर एक बार लिख के करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/√3। 1 की वैल्यू ये आ गई, 1 की वैल्यू ये आ गई, तो मैंने क्या बोला कितने की वैल्यू निकालनी है, यहां से यहां 1 और यहां से यहां 2, तो टोटल 3 की वैल्यू निकालनी, दैट इज हाइट ऑफ द ट्री 3 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है इंटू 3 करेंगे, ठीक है। अब √3 है नीचे, तो नीचे भी √3 के साथ कर लो, ऊपर भी √3 के साथ कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। √3 इंटू √3 3 होगा, तो 3 यहां से भी कैंसिल, 3 यहां से भी कैंसिल, तो क्या आंसर आया 8√3 आपका आंसर आ गया। 8√3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं आई, चीजें अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 14th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला, ऑन वॉकिंग 100 मीटर। यहां पे देखो 2 एंगल आ गए, है ना। हमने पढ़ा किस किस का केस पढ़ा, 30 60 का, 45 45 का, ठीक है। अब जब 2 एंगल आ जाएंगे तब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे कुछ होगा। मतलब ऐसे बोलेंगे, पहले बंदा यहाँ पे था, कुछ देर चला, फिर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से ये एंगल हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 30 और 45 का। किसका 30 और 45 का। जब 30 डिग्री था, थोड़ा सा आगे गया, 45 डिग्री हो गया, तब डिस्टेंस आपका जो होगा, तब डिस्टेंस जो होगा वो h इंटू √3 - 1 होगा। कैसे होगा, इसकी डेरिवेशन भी है, करने की जरूरत आपको फिलहाल नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा, तो उससे अच्छा ये रिजल्ट याद रखना है। एक ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ये वाला रिजल्ट आपने याद रखना है। कब, जब 30 डिग्री और 45 डिग्री होगा, ठीक है। और एक और रिजल्ट आपने याद रखना है, जब आपका कितना होगा 30 डिग्री 45 डिग्री हो गया, उसके बाद 30 डिग्री 45 हो गया, 45 और 60, ठीक है, ये आ गया 45, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे चलेगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना हम, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी तरफ, तो एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट भी ध्यान में रखना। 45 और 60 का केस होगा, तब जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कौन सा, ये वाला कितना चला है, और h क्या होगा, h इसकी हाइट होगी, ठीक है। और ये भी कभी बोलेंगे निकालने के लिए, ये भी निकाल लेंगे हम, देखना क्वेश्चंस में जब करेंगे तो तब बता देंगे आपको, ठीक है। ये देखो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि उसने कितना डिस्टेंस चला है। ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, d = h/√3 इंटू √3 - 1। ये रिजल्ट दूसरा याद रखना है, कब, जब आपका एंगल कौन कौन सा होगा 45 और 60 डिग्री होगा। उसके बाद थर्ड केस आपने याद रखना है, ये केस 1, ओके, और ये केस 2, ये केस 2, ठीक है, और ये केस 3 आएगा यहाँ पे। कौन सा केस, केस 3। केस 3 मतलब जब आपका, ठीक है, जब आपका जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा, थोड़ा सा चलने के बाद आपका एंगल कितना हो जाएगा, अगर 60 डिग्री हो जाएगा। ये याद रख लो, ये बहुत काम आएगा, इसके बेस पे 100% आपको क्वेश्चन में पेपर में मिलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से,
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस का फार्मूला होगा d इक्वल टू 2h/√3, 2h/√3। ये थर्ड केस आपको याद रखना है, थर्ड केस आपको याद रखना है, ये 3 केसेस याद रखने हैं। तो आगे क्वेश्चन जो करेंगे तो देखना उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। ओके ओके देन हमारे पास देखो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि भाई 100 मीटर चलने के बाद, है ना, 100 मीटर चलने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन में 100 मीटर चलने के बाद, ठीक है, टुवार्ड से बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की तरफ ये आ गया यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिकम्स 45 डिग्री टू 60 डिग्री। पहले ये कितना था, 45 डिग्री था, ठीक है। बाद में ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, बाद में ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। बोले व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी व्हाट विल बी द हाइट इन मीटर ऑफ द बिल्डिंग। जो बिल्डिंग की हाइट होगी ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? अब देखो हमें क्या पूछा है इसने, 45 डिग्री और 60 डिग्री, किसका किसका बोला है, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। 45 डिग्री और 60 डिग्री का अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया, जब 45 डिग्री 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री 60 डिग्री होगा, तब आपका डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डी इक्वल टू h/√3 इंटू √3 - 1। बोलो आपको अभी बताया कि नहीं बताया, ठीक है। जब आपका एंगल 45 डिग्री होगा और 60 डिग्री होगा तब आपका रिजल्ट ये आएगा डी का। यहां से आप डी भी निकाल सकते हो और एच भी निकाल सकते हैं। एच दिया होगा डी निकाल लेंगे, डी दिया होगा एच निकाल लेंगे। अगर दोनों नहीं दिया होगा फिर देखेंगे क्या करेंगे, दोनों में से एक तो देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो दिया है ना, ये डी दिया है, डी कितना है, डिस्टेंस कितना चला है उसने, 100 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में हो गया, √3 - 1। बोलो इतनी बात समझ आई नहीं आई? मेरे को एच निकालना है, मैंने कहा डी की वैल्यू लिख दी, √3 आया मल्टीप्लाई में और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। इतनी बात सबको समझ आ गई? अब जब इतनी बात सबको समझ आ गई तो मैंने कहा √3 - 1 जब भी नीचे होगा तो इतना आपको अभी तक समझ होनी चाहिए कि रूट वाले टर्म को हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं, नीचे भी इसी के साथ ऊपर भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √3 +1 हो जाएगा, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाता है, जब भी नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म्स होंगी, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, √3 +1 के साथ ऊपर भी करेंगे। इतनी बात सबको समझ आ गई? अब देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे स्टेप नहीं लिखने की जरूरत है, ये आपको पता है a - b a + b इंटू a+b, ठीक है। ये बेसिक सा फार्मूला एक याद रख लो, a² - b²। अलजेब्रा के अंदर डिटेल में आपको इसके ऊपर और ज्यादा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। a - b a+b इज इक्वल टू a² - b², मतलब जब इस शक्ल की चीजें होती हैं उस शक्ल की हो जाती हैं। मेरे पास यहाँ पे भी देखो ब्रैकेट है, माइनस है, ब्रैकेट है, माइनस है और बाकी चीजें सेम है, तो हो जाएगा a² - b²। a आपका ये होगा, b आपका 1 होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला तो मैं ऐसे ही रखूंगा, या मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, ठीक है आंसर में, क्योंकि √3 अकेला नहीं है फर्स्ट में, ठीक है। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और डिवाइड में मैंने कहा a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट, 3 में से 1 गया, 2 आएगा, नीचे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 50 = 100 होगा, तो 50 इंटू 3 प्लस √3, 50 इंटू √3 प्लस √3, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या बोला है, व्हेन द अल्टीट्यूड ऑफ द सन इंक्रीजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, जब 45 डिग्री पहुंच गया, ठीक है 30 डिग्री से, देखो ध्यान से, ये आपके पास है ना एक ट्रायंगल, ठीक है। बोरे व्हेन द सन अल्टीट्यूड ऑफ सन इंक्रीजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, ठीक है। पहले 30 डिग्री था, पहले 30 डिग्री था, फिर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द फ्लैट ग्राउंड ऑफ ए वर्टिकल टावर इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर, मतलब 45 से जब 30 हो गया, ठीक है, तो यहां से यहां शेडो भी इसकी इंक्रीज हुई, शेडो इसकी कितनी इंक्रीज हुई, 10 मीटर इंक्रीज हुई, पहले जितनी भी थी 10 मीटर इंक्रीज हुई, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको क्या बोल रहे, टावर की हाइट ढूंढो, ठीक है। तो इस केस में मैंने आपको बोला ये जो डिस्टेंस होगा 30 और 45 डिग्री के केस में, 30 और 45 डिग्री के केस में ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, √h इंटू √3 - 1, ठीक है, ये होगा। अब डिस्टेंस आपको दिया है 10, हाइट निकालनी है तो √3 - 1 इधर आएगा, √3 - 1 इक्वल टू h आ गया।
अब मैंने कहा √3 - 1 है, ये एक्चुअली कितना होता है, ये आपको पता है 2 होता है। कैसे होता है पीछे बता दिया, नहीं तो इधर देखो √3 - 1 के साथ नीचे भी करेंगे +1 के साथ, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, √3 + 1 के साथ नीचे भी, √3 + 1 के साथ ऊपर भी, तो ऊपर हो जाएगा आपका कितना 10 × √3 + 1 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा, पीछे बता दिया कैसे होगा, 2 5 × 10 होगा, ठीक है। तो 5 × √3 + 1 आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, इसमें क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, टॉप ऑफ ए टावर 220 मीटर्स हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक है, कितना हाइट है इसकी 220 मीटर, कितनी हाइट है भाई 220 मीटर, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स है ना, फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने 30 डिग्री, एक 30 आ गया, एक कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है जी, इतनी बात सबको समझ आ गई। बोल रहे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो इजिली निकाल लेंगे हम क्योंकि हाइट पता है यहाँ पे। अब ये भी 30 और 45 डिग्री का केस है जो लास्ट में कराया, 30 और 45 डिग्री का केस, इसमें डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू h × √3 - 1, बोलो होगा कि नहीं होगा, इतना होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी ऐसे रखेंगे, h कितना है 220 × √3 - 1 ऐसे रखेंगे, √3 - 1। अब यहाँ पे जो पॉइंट में वैल्यू दी है दैट मींस इसका √3 की वैल्यू डाली हुई है, तो √3 की वैल्यू डालेंगे, 220 × √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है, -1, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 220 × 0.732 है ना, 0.732। कैलकुलेशन तेज करने के लिए ये आप माइंड में ही कर सकते थे, ठीक है, जब इसका पॉइंट उड़ेगा अपान में 10 आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, तो 22 × 7 154 होता है, तो 154 में 22 × 32 161 के करीब होगा लगभग, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 161.05 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या बोला है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारे, ये आ गया रिवर, रिवर के किनारे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री ऑन द अदर बैंक ऑफ रिवर, रिवर के दूसरे किनारे एक ट्री है, ठीक है, वो जो इस बंदे से एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है, ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ओके, इतनी बात सबको समझ आ गई। उसके बाद बोल रहे हैं व्हेन ही रिट्रीट्स 40 मीटर फ्रॉम द एज, ठीक है, इसके किनारे से 40 मीटर दूरी पर जाता है, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है, तो तब वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, कितना बनता है 30 डिग्री, ओके। बोले द एंगल बिकम 30 डिग्री द विड्थ ऑफ द रिवर, बोले रिवर की विड्थ क्या होगी, ठीक है, पहले या तो पूछते थे ये डिस्टेंस क्या होगा कितना चला, या तो पूछते थे हाइट ऑफ द ट्री या फिर हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगा, ठीक है, देखो ध्यान से, उसके लिए मैंने आपको बताया है, आपको क्या बताया मैंने, जब आपको ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपके पास ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं, हाइट निकालने का क्या फार्मूला आएगा, हाइट इक्वल टू, या पहले डिस्टेंस के रिलेशन में बताया, तो डिस्टेंस इक्वल टू 30-60 पे क्या होगा, 30-60 पे होगा 2h/√3, 2h/√3 होगा 30-60 पे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 40 √3 इधर आया और ये 2 नीचे आ गया, ओके, इक्वल टू क्या हो गया h, 220 हो गया कितना 40, तो h आ गया कितना, h आ गया कितना 20√3, h आ गया कितना 20√3। लेकिन आपको पता है एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है जब 60 है तो 60 के सामने वाली साइड √3 होती है, रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी होती है √3, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड √3, ये √3 होती है, तो ये कितनी होगी 1 होगी, आपको पता है, ठीक है, ये 1 होगी, तो √3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 20√3, तो √3 की वैल्यू कितनी है 20√3, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 20√3/√3, एक अगर √3 की वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू 20√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो एक की वैल्यू ये, तो एक की वैल्यू ये, तो मतलब ये कितना आ गया 20 आ गया, ये कितना आ गया 20 आ गया, ये कितना आ गया, ये डिस्टेंस 20 आ गया, एक की वैल्यू निकालनी थी ना, ये 20 आ गया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अगर इतनी कचहरी नहीं करनी तो आपने ये याद रखना है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस को x मान सकते हैं, ठीक है, x रिप्रेजेंट करो, y रिप्रेजेंट करो, याद रखने के लिए ये जो डिस्टेंस होगा आपका ये कितना होगा d/2 होगा, ये जो डिस्टेंस होता है ना इसका आधा होगा, d/2 होगा, ओके। तो ये यहाँ से याद रख सकते हो, तो जो भी होगा यहाँ से, अगर ये वाला डिस्टेंस पूछा है इस केस में, तो यहाँ से इसका आधा कर देना है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 19th क्वेश्चन,
ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क लाया मैंने, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने देना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपने देना है। एक और वीडियो रहेगी हाइट एंड डिस्टेंसेस की, होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहेगी और जो सारे क्वेश्चंस कराए हैं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।